कहानी रेगिस्तान का राही। अध्याय एक। रामनगर की मिट्टी और अधूरे सपने। रामनगर राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां रेत के टीलों और धूल भरी हवाओं के बीच जीवन अपनी सादगी में बसता था। गांव के किनारे एक कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर खजूर की सूखी टहनियां बिछी थीं। इस मकान में रहते थे हरपाल सिंह, उनकी पत्नी कमला देवी और उनका इकलौता बेटा विक्रम सिंह। हरपाल खेतों में दिन रात मेहनत करते ताकि परिवार का गुजारा हो सके। कमला घर संभालती और अपनी दवाइयों पर खर्च करने के बजाय पैसे बचाती ताकि विक्रम की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। उनका एक ही सपना था, विक्रम पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बने जो गांव का नाम रोशन करे। विक्रम की उम्र 22 साल थी। वह शारीरिक मेहनत से नहीं डरता था, लेकिन किताबों और स्कूल का नाम सुनते ही उसका मन भागने लगता था। हर सुबह कमला उसे स्कूल के लिए तैयार करती, उसका बैग थमाती और ढेर सारी दुआएं देती। हरपाल खेतों की ओर निकलते, ये सोचकर कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन विक्रम स्कूल की बजाय गांव के चाय खाने में दोस्तों के साथ समय बिताता। वहां वह सिगरेट के कश लगाता, ठहाके मारता और कभी-कभी पास के शहर में सिनेमा देखने चला जाता। घर लौटने पर वह ऐसा अभिनय करता जैसे पूरा दिन किताबों में डूबा रहा हो। विक्रम हर दूसरे दिन किताबों, यूनिफॉर्म या स्कूल के किसी और बहाने से पैसे मांगता। कमला और हरपाल अपनी तंगहाली के बावजूद उसे पैसे दे देते। वे समझते कि उनका बेटा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है। विक्रम उन पैसों को दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा देता। दिन बीतते गए और उसकी ये आदतें बढ़ती गईं। एक दिन हरपाल को किसी काम से पास के शहर जयपुर जाना पड़ा। थकान मिटाने के लिए वह एक छोटे से चाय खाने में रुके। जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, उनका दिल धक से रह गया। विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा था, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए और ठहाके लगाते हुए। हरपाल के कदम थरथरा गए। वे धीरे धीरे विक्रम की मेज के पास पहुंचे और चुपचाप बैठ गए। विक्रम ने पिता को देखते ही सिगरेट छिपाने की कोशिश की, लेकिन हरपाल की आंखों में गहरा दर्द था। उन्होंने ठंडी लेकिन दिल को चीरने वाली आवाज में कहा, बेटा, ये वही पैसे हैं ना जो स्कूल और किताबों के लिए दिए थे? यहीं उड़ा रहे हो? विक्रम ने झूठ बोलने की कोशिश की। पिताजी, आज स्कूल में छुट्टी थी तो दोस्तों के साथ चला आया। हरपाल सब समझ चुके थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर छुट्टी थी तो खेतों में मेरा हाथ बटाने चले आते। मैं बूढ़ा हो गया हूं, दिन रात खेतों में पसीना बहाता हूं ताकि तू कुछ बन सके। विक्रम शर्म से पानी पानी हो गया। उस रात हरपाल ने कमला से सारी बात बताई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने रात भर बात की और हरपाल ने फैसला लिया कि अब वे विक्रम की बातों पर नहीं, अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे। अध्याय 2। सच्चाई का कड़वा स्वाद। अगले दिन हरपाल ने विक्रम को बुलाया। उनकी आवाज में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। तूने कहा था कि स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन हकीकत यह है कि तू पिछले 1 साल से स्कूल गया ही नहीं। क्यों बेटा? हमने तुझे क्या कमी दी? हरपाल की आवाज भर्रा गई। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूं, चाहे तपती गर्मी हो या हाड़ गलाने वाली सर्दी। तेरी माँ अपनी दवाइयां छोड़कर पैसे बचाती है ताकि तू पढ़ सके, और तूने हमें धोखा दिया। कमला चुपचाप बेटे को देखती रही। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे चुपचाप कमरे में चली गईं। हरपाल भी पीछे पीछे गए। विक्रम कोने में खड़ा रहा, शर्म से सिर झुकाए। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसका दिल बोझिल हो गया। उस रात वह सो नहीं सका। पछतावे और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। उसने सोचा, मैंने माँ बाप की मेहनत को धोखा दिया। अब चाहे जो हो, मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा। अगली सुबह विक्रम नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह दिन भर जयपुर की गलियों में भटकता रहा, लेकिन हर जगह एक ही सवाल था, कितना पढ़ा है? बिना पढ़ाई के कोई उसे अच्छी नौकरी देने को तैयार नहीं था। शाम को वह थककर घर लौटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से उसने मजदूरी शुरू कर दी। कभी ईंटें ढोईं, कभी रेत का ठेला खींचा, कभी निर्माण स्थलों पर काम किया। जो भी कमाया उसने कमला के हाथों में रख दिया। कमला और हरपाल ने मुस्कुराकर पैसे ले लिए, लेकिन उनके दिल में एक टीस थी। उनका बेटा मजदूर बन गया, जबकि सपना तो उसे अफसर बनाने का था। अध्याय 3। सऊदी अरब का रास्ता। कुछ महीनों बाद हरपाल और कमला ने आपस में बात की। विक्रम अब संभल गया था, लेकिन मजदूरी से न तो घर चल सकता था, न ही उसका भविष्य बन सकता था। कमला ने कहा, क्यों ना उसे विदेश भेज दें?
सऊदी अरब में अच्छी कमाई हो सकती है, वहां से वह हमारे लिए कुछ कर सकता है। विक्रम ने उनकी बात सुन ली। रात भर वह सोचता रहा, अगर वह सऊदी अरब चला जाए तो शायद माँ की दवाइयां और पिता की मेहनत कम हो सके। अगली सुबह उसने कहा, माँ, पिताजी, मैं विदेश जाने को तैयार हूं, बस इंतजाम कर दीजिए। हरपाल ने कागजात बनवाने में मदद की, लेकिन पैसे की कमी थी। आखिरकार उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। कुछ हफ्तों बाद विक्रम सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंच गया। वहां उसे एक पुराने जानकार मजदूर रमेश के पास ठहरने की जगह मिली। भाषा नई थी, माहौल अनजान। अरबी शब्दों का उच्चारण और सऊदी संस्कृति उसे समझ नहीं आती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे छोटे मोटे काम मिलने लगे, कभी दुकानों में सामान ढोना, कभी सड़कों की सफाई, कभी बागों में काम। लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि उसका खुद का गुजारा मुश्किल से होता। माता पिता को पैसे भेजने का सपना अधूरा रह गया। अध्याय 4। रेगिस्तान का सन्नाटा। एक दिन रमेश ने विक्रम को बताया, एक काम है, मुश्किल है, लेकिन तनख्वाह अच्छी है। रेगिस्तान में एक फार्म है, जहां खजूर के बाग और कुछ जानवरों की देखभाल करनी है। जगह सुनसान है, लेकिन 5,000 रियाल महीना मिलेगा। विक्रम ने बिना सोचे हाँ कर दी। वह सोच रहा था कि इतनी कमाई से वह माँ की दवाइयां और पिता की मेहनत को आसान कर सकेगा। अगले दिन सऊदी मालिक खालिद अल नफीसी उसे लेने आया। खालिद एक मध्यम वय सऊदी व्यापारी था, जिसके पास रियाद में कई कारोबार थे। उसकी गाड़ी रेगिस्तान की सड़कों पर दौड़ती रही। सुबह से रात हो गई, लेकिन मंजिल नहीं आई। विक्रम का दिल घबराने लगा। यह जगह कितनी दूर है, उसने मन में सोचा। आखिरकार एक दिन और रात के सफर के बाद वे एक वीरान जगह पहुंचे। चारों तरफ रेत के टीले, सूखे पेड़ और सन्नाटा। फार्म में कुछ बकरियां, ऊंट और खजूर के पेड़ थे। खालिद ने राशन का थैला उतारा, दाल, चावल, सब्जियां और पानी के गैलन। उसने कहा, यह 15 दिन का राशन है, मैं हर 15वें दिन आऊंगा। जानवरों और खजूरों की जिम्मेदारी तुम्हारी। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठा और चला गया। विक्रम अकेला रह गया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, नो सिग्नल। उसके हाथ कांप गए। मैं कहां आ गया? डर और घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने सोचा कि भाग निकले, लेकिन फिर याद आया कि यहां तक पहुंचने में एक दिन लगा था। पैदल चलकर वह भूख प्यास से मर जाएगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब यहीं रहना है, जैसे भी हो। अध्याय 5। रेगिस्तान का जीवन। विक्रम ने फार्म की दिनचर्या में ढलना शुरू किया। सुबह खजूर के पेड़ों की सफाई, बकरियों को चारा देना, ऊंटों को पानी पिलाना, यह उसका रोज का काम बन गया। रेगिस्तान का सन्नाटा उसे शुरू में डराता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसका साथी बन गया। रात में तारे देखते हुए वह माँ बाप को याद करता। कभी कभी वह फार्म के पीछे वाली छोटी पहाड़ी पर चढ़ जाता, जहां कभी कभार मोबाइल में सिग्नल आता था। वहां से वह कमला और हरपाल से बात करता। उनकी आवाज सुनकर उसे सुकून मिलता। 1 साल बीत गया। विक्रम ने मेहनत से काम किया, लेकिन तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा राशन और जरूरी खर्चों में चला जाता। माता पिता को भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वह सोचता, क्या मैं हमेशा इस सन्नाटे में कैद रहूंगा? अध्याय 6। तूफान और अनजानी मुलाकात। एक रात भयंकर तूफान आया। रेत और बारिश ने रेगिस्तान को और डरावना बना दिया। विक्रम अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी चीखों की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वह घबरा गया। इस वीराने में कौन चिल्ला रहा है? उसने खिड़की से झांका तो दूर गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। उसने सोचा, शायद खालिद आया हो और तूफान में फंस गया हो। वह तेजी से बाहर निकला। बारिश और अंधेरे में दौड़ता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। वहां 5 युवतियां कांप रही थीं। लैला, फातिमा, नूर, आयशा और जैनब। उनकी गाड़ी रेत में फंस गई थी और मोबाइल में सिग्नल नहीं था। वे पिकनिक मनाने रेगिस्तान आई थीं, लेकिन तूफान ने उन्हें फंसा दिया। विक्रम ने कहा, घबराइए मत, मेरे साथ चलिए। मेरे फार्म पर बारिश से बचाव और आराम मिलेगा। युवतियां डरते डरते उसके साथ चली गईं। फार्म पर पहुंचकर विक्रम ने उन्हें पानी दिया और अपना एकमात्र कंबल और तकिया उनके हवाले कर दिया। वह खुद कोने में बैठकर रात भर पहरा देता रहा। बाहर तूफान का शोर था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। इतने समय बाद उसे इंसानों की आवाज सुनने को मिली थी। अध्याय 7। अपनापन और कहानियां। सुबह विक्रम ने चूल्हा जलाकर चाय और नाश्ता बनाया।
युवतियां उसकी मेहमान नवाजी से हैरान थीं। उन्होंने गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह रेत में बुरी तरह फंसी थी। विक्रम ने कहा, मेरा मालिक हर 15वें दिन आता है, 5-6 दिन में वह आ सकता है, तब तक आप यहीं रुकें। युवतियां मान गईं। शुरुआती डर धीरे धीरे अपनापन में बदल गया। उन्होंने विक्रम से उसकी कहानी सुनी, कैसे वह एक नालायक बेटा था, कैसे उसने माता पिता को धोखा दिया और कैसे अब वह उनके सपनों को पूरा करना चाहता था। लैला ने पूछा, क्या भारत में इतनी गरीबी है कि लोग परदेस आ जाते हैं? विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उनकी बातें भारत की संस्कृति, गांवों की सादगी और वहां की जिंदगी तक पहुंची। युवतियां खो गईं। फातिमा ने कहा, हमें भारत जरूर जाना चाहिए। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, मेरे गांव में मेरे हाथ की चाय पिएंगी? नूर ने हंसते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। अध्याय 8। नया जीवन। 5वें दिन खालिद आया। विक्रम ने सारी बात बताई। खालिद ने बिना नाराजगी के युवतियों को शहर पहुंचाया। उनके माता पिता उनकी सलामती पर खुश थे। जब युवतियों ने विक्रम की सच्चाई और मेहनत की बात बताई तो उनके परिवार वालों ने कहा, ऐसे इंसान को अपने साथ लाओ। कुछ दिन बाद लैला, फातिमा, नूर, आयशा और जैनब फार्म पर लौटी। उन्होंने विक्रम को नौकरी का प्रस्ताव दिया। दुगनी तनख्वाह, आरामदायक घर और सम्मान। विक्रम ने हां कर दी। वह उनके साथ रियाद चला गया। अब वह उनका ड्राइवर, मददगार और धीरे धीरे दोस्त बन गया। अध्याय 9। प्यार की उलझन। 2 साल बीत गए। विक्रम उनके परिवार का हिस्सा बन गया, लेकिन धीरे धीरे युवतियों के बीच एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। हर एक विक्रम को चाहने लगी थी। अगर वह किसी एक के साथ ज्यादा वक्त बिताता तो बाकी नाराज हो जाती। विक्रम परेशान था। वह नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती टूटे। एक दिन उसने सबको बुलाया और कहा, मैं यह नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मेरी वजह से आपकी दोस्ती में दरार आ रही है। युवतियां स्तब्ध रह गईं। जैनब ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम वादा करते हैं, अब कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन विक्रम जानता था कि मसला खत्म नहीं हुआ। अध्याय 10। प्यार का इकरार और नई शुरुआत। एक एक करके सभी युवतियों ने विक्रम से अपने प्यार का इजहार किया। विक्रम उलझन में था। वह किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन एक ही शादी कर सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने जैनब को चुना। वह खामोश, सौम्य और सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखने वाली थी। विक्रम ने जैनब से कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अगर तुम भी चाहो तो भारत चलकर शादी कर लें। जैनब ने कहा, मेरे माता पिता मुझे भारत जाने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम मेरे लिए इस्लाम कबूल करो तो मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी। विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए धर्म कबूल करूंगा। दोनों ने सादगी से शादी कर ली और भारत लौट आए। रामनगर में हरपाल और कमला ने बहू को गले लगाया। गांव वाले हैरान थे कि वही नाकारा लड़का आज बदला हुआ और सुखी था। विक्रम और जैनब ने नई जिंदगी शुरू की, जिसमें प्यार, सम्मान और सादगी थी।